चाकू लेके आया ले, अबे तुम लोग बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लगा मारे, अब अहिया रुका बतावत थी। अब अहिया बताओ थी, रुका का करे क्या। अब जा रहे हैं हटाने, जो जो नहीं भेजा था छोड़ के भागो क्लास। उल्लू कहीं का भेज के लिखे हैं कि इसको पूरा करके ही आना है क्लास में। क्या लिया आया तो शर्म नहीं है क्या थोड़ा सा भी। नोट्स नहीं सब लिखता, लड़कियां सब भेजी हैं, सब लड़कियां, लड़कियों के ग्रुप में सबका नोट्स आया है, एक लड़की को छोड़ के। लड़का एक को नहीं भेजे। कहा पढ़त हुआ है खाली झूठे। बस मतलब वैसे हम लिख के भेज रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप मत करिए। चक्कू लिए भोंक देंगे चक्कुआ चली हुई मोबाइलिया में से। नोट्स नहीं लिख रहा है सब, नोट्स नहीं लिखे फिर क्या फायदा जी पढ़ने से। बाद में ऐसा फील होगा कि ऑनलाइन क्लास पढ़े, कुछ पढ़े ही नहीं है। नोट्स बनाना है, देखा तो जाना। अब यह लेके पढ़ाएंगे। ये यही करेला सुबह काट के पढ़ा रहे थे उन लोग को, कार कैम्बियम, जाइलम फ्लोयम, टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी। इसलिए भेजे थे हम कि अब मान लो यहाँ पे लिखवाने लगेंगे एक एक सेंटेंस। अब तो आज तो पूरा टाइम सेल डिवीजन लिखवाने में ही चला जाएगा, तब माइटोसिस कब पढ़ ले। इसीलिए भेज दिए कि लिख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ से एक एक लाइन आप लोग अपनी कॉपी में देखेंगे कि क्या लिखा है। अब फोन में तो देख नहीं पाओगे, जब क्लास में लाइव रहोगे तो कॉपी में देखते रहोगे क्या लिखा है, वही सेंटेंस हम पढ़ के उसका हिंदी बताएंगे। तो जिसको हिंदी में लिखना वो हिंदी में लिख लेगा, बाकी हिंदी में समझा बता तो कुल दिए। अच्छा, इंग्लिश वाला जो भेजा गया है किसको नहीं समझ में आ रहा था? लड़कियों में सब लोग भेजिए, बताओ जो भेजे थे हम लिख के, क्या उसको आप लोग बस लिखिए कि वही बात लिखा गया था जो कल पढ़ाया गया था? अच्छा, क्योंकि दिक्कत लगत रहा इंग्लिश वाला तो बताओ, किसी को नहीं लग रहा था? यानी कल ही वाली बात लिखवाई गई थी। हाँ हाँ, कुछ मीनिंग नहीं था। हाँ हाँ, ठीक 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 है। तो देखो ऐसे ही बोलना चाहिए ईमानदारी से। अब आते हैं हम लोग सेल डिवीजन पे। सेल डिवीजन क्या है यही लिखवाए। सबसे पहले हम आप लोगों को सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन भेजे हैं, इंट्रोडक्शन के बाद डिफिनीशन भेजे हैं, और डिफिनीशन के बाद फिर टाइप सॉरी उसका इंपॉर्टेंस भेजे हैं या क्यों होता है, रोल फंक्शन भेजे हैं, उसके बाद ये लिखे हैं कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला यही भेजे थे, इंट्रोडक्शन। सेल अच्छा भाई देख लेते हैं, हम लिख ले हमारे पास। रुक जा, इंट्रोडक्शन में लिखे थे हम लोग कि क्या लिखे थे इंट्रोडक्शन में? सेल इज द स्मॉलेस्ट, कॉपी में देखिए, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यही लिखे थे ना? फिर उसके बाद लिखे थे एंड सेल ओरिजिनेटेड थ्रू डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यही लिखे थे कि जो कोशिका होती है वो जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, और किसी भी नई कोशिका का निर्माण उसकी पुरानी वाली कोशिका से होता है। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पुरानी कोशिका, प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पुरानी कोशिका। तो वहां पे हिंदी में लिख लीजिए इंग्लिश वाले के नीचे, ठीक है? भेजे कि इंट्रोडक्शन में भेजे हैं, पहले तो सेल की डिफिनीशन लिखा है वहां पे कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं क्या लिखे थे? एंड ऑल सेल ओरिजिनेटेड, ऑल माने सभी, सेल माने कोशिकाएं, ओरिजिनेटेड मतलब उत्पन्न होती हैं, थ्रू डिवीजन ऑफ, किसके किसकी सहायता से, किसके मदद से? पुरानी कोशिकाओं के डिवीजन से। डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब जो पुरानी प्रारंभिक कोशिकाएं हैं उनके डिवीजन से ही डेवलप होती हैं। यही बात है, समझ में आया ना?
इंट्रोडक्शन समझ में आया? इंट्रोडक्शन में ये लिखवाए थे, कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है और एक नई कोशिका का निर्माण उसकी पुरानी कोशिका से ही होता है, पुरानी कोशिका के विभाजन से ही होता है। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो फिर आओ डिफिनीशन। कुल बतिया काल बता चुके हैं और वही लिखवाए हैं, वही इंग्लिश को फिर हिंदी में बता रहे हैं कि क्या इंग्लिश में हम लिखवाए। तो जो लोग नहीं तो वही हिंदी में लिख लो, वैसे क्लास को रिकॉर्डिंग में ही है, दिक्कत होगा तो क्लास लगा के और उसको हिंदी में सुन सुन के लिख लेना, वही चीज है, वही का हिंदी बता रहा है। उसके बाद आते हैं हम लोग डेफिनेशन में। क्लास में अमन है, अमन कुमार, नोट्स क्यों नहीं भेजे? अच्छा, अनुराग, आशुतोष, नितेश, तो अभी मान लो नितेश, नितेश से तो बात हो गया, बोला है अभी कि सर जी लिखना था क्या। और शशांक, हरिओम, और एक और अमन है वो जो लोग फीस पे किए थे दोनों लोग। अच्छा भेजे अभी को। प्रशांत, अरे पारा पारी सबका नाम याद आई ना, चोरऊ सचिन तहू तो ना भेजले हुआ, भेजले होता। अच्छा अच्छा लड़का बनना चाहिए, तुम लोग गंदा लड़का बन गए, घर में बैठे रहेंगे सब बस। अरे स्टेटस हम कुल जाने का देखिला, हाँ, पढ़ लिख के लगावा जाना तब मजा दे हमारे जैसे। हाँ ठीक ठीक ठीक, बंद कला माइक, बंद कला, समय ना हम समझती, बहुत बहुत प्रताड़ना, खाली कोई का नंबर मिल जाए दिन भर मोबाइल में लगल रह मैसेज करब, आजकल के युवा पीढ़ी का यही कंडीशन है। अबे कहीं से अननोन नंबर से मैसेज आ रहे, फटाक से मोबाइल खुल जाएगा, एक जने बोल रहे सर जी व्हाट्सएप नहीं खोले थे। अरे तू लोग, एक एक लड़का नोट्स नहीं भेजा, एक लड़का, सिंगल लड़का। क्या बताएं, हमारा तो दिमाग खराब हो गया है, नोट्स में नहीं भेजे, हम सोचे कम से कम पढ़ेंगे सब आधा घंटा बैठ के उसी तो वो भी नहीं है। और नितेश एक ठो और जो है, फोर व्हीलर वाला नितेश, और अभी देख नहीं पा रहे हैं कौन कौन है, सबका नाम याद है लगभग लगभग, जो नए लोग हैं उनका नाम नहीं याद है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, हमके क्लास में सबका नाम याद रहा। और लड़कियों में एक लोग नहीं भेजी है, समझ रही होंगी कौन है, टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छे कुछ लड़के क्लास नहीं करते, कोई एक लोग क्या बोलते हैं, अमन, अमन एक काम करो तुम, अभी जितने लोग क्लास में हैं सबका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये अब हम 72 लड़के हैं यार, क्लास करते हैं 20 ठो 22 ठो 25 ठो, ये कुल हमारे पे जीएसटी लगवा दिया, टैक्स लग जाए झूठा है। तो हटा दें, अब वही लोग आज जो लोग क्लास में है भैया, आप लोग का स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है, आप ही लोग क्लास में रहेंगे, बाकी आप लोग में से जो भागेगा उसको वो भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी हम बोल दिए हैं कि जब तक ये सेल डिवीजन खत्म नहीं होगा फीस के लिए बोलेंगे नहीं। आप लोग की ईमानदारी है तो भाई जल्दी जल्दी जमा कर दीजिए, अच्छा रहेगा, आपका 2 सब्जेक्ट चालू हो जाएगा, नहीं तो पढ़ लीजिए सेल डिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है हमको। आपके अंदर खुद अगर वो भावना होगी तो आप जुड़ेंगे। तो डिफिनीशन में लिखवाए हम, डिफिनीशन में क्या शब्द लिखवाए हैं कॉपी में देखिए, देखो हमको देखना नहीं पड़ता, देखना इसलिए पड़ रहा है कि जो लिखवा लिख के भेजे हैं वही चीज वो बोलना पड़ेगा ना। देखो लिखे हैं, द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम and cytoplasm of a cell into two daughter cell is known as cell division। लिखवाए हैं कि द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम एंड साइटोप्लाज्म, गुणसूत्र और कोशिका द्रव्य के विभाजन से कोई एक कोशिका विभाजित हो करके दो डॉटर सेल बनाती है, दो पुत्री कोशिकाएं बनाती है, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। मतलब ये 2n कोई कोशिका है
तो इसमें क्रोमोजोम और साइटोप्लाज्म दोनों विभाजित होगा। तो जब ये कोशिका हो तो कोशिका में एक केंद्रक हो गया, और केंद्रक के अंदर है क्या, गुणसूत्र, गुणसूत्र हो गया। सूरज भी नोट्स नहीं भेजा है। सूरज अभी बोले हो ना गुड इवनिंग, क्लास में थे, बोले नहीं हो, नोट्स नहीं भेजे हो। तो केंद्रक का, क्रोमोसोम का विभाजन होता है, यानी है जो क्रोमोसोम है इसका, और इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है इसका। हाँ तो भेज ही देगा। तो इसको, इसमें जो ये क्रोमोसोम और साइटोप्लाज्म के डिवीजन से ये एक सेल डिवाइड होके क्या करती है, दो नई कोशिकाएं बनाती है। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, सेल डिवीजन। यही लिखवाए हैं कि द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम एंड साइटोप्लाज्म, मतलब द डिवीजन मतलब विभाजन, ऑफ माने का, क्रोमोसोम माने गुणसूत्र, और साइटोप्लाज्म का, ऑफ ए सेल मतलब किसी एक कोशिका के, और डिवाइड होती है किसमें, टू डॉटर सेल में। यही फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। मतलब डिफिनीशन तू लोग हिंदी में एकदम आसानी से सुन लो कि किसी एक कोशिका के विभाजन से दो पुत्र कोशिकाओं के निर्माण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। ठीक, ओकरे बाद लिखो ले फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन। अगली हेडिंग है फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन। देखो पूछता नहीं हो तुम लोग ना, तो हमको लगता है ना कि तुमको आ रहा है, लेकिन अगर जो नहीं पूछेगा ना, मम्मी पापा कसम की पैसा नुकसान और समय बर्बाद, नेट बर्बाद, मोबाइल बर्बाद, बिजली बर्बाद, संसार बर्बाद, हवा प्रकाश पानी सब बर्बाद कर रहे हैं। कसम है माई बाबू, पूछे क्या ना इधर। अंडर गो, अंडर गो नहीं। अरे हम कर्सिव लिखते हैं, देखते नहीं हो। अंडर गोज जी, ऐसे ऐसे लिखे होंगे तो उनको अंडर गोज है अमन। क्या नहीं दिख रहा है, अच्छा ये छूट गया, देखा लेनी। हाँ, द सेल दैट अंडर गोज डिवीजन इज टर्म एज पेरेंट सेल एंड जनरेटेड सेल इज नोन एज डॉटर सेल। यही लिखवाए हैं द सेल विच इज अंडर गोज, मतलब वो कोशिका जो विभाजित होती है, जो जिसका विभाजन, एक मिनट यार रुक जाओ थोड़ा सा, तुम सब अंडर गोज निकले हो गए अंड पर। देखा, लिखवा है द सेल विच अंडर गोज। ऐसे कर्सिव लिखोगे तो ओ ए समझ में थोड़ी आता है, उसमें चलता रहता है। द सेल अंडर गोज मतलब वो कोशिका जो जा रही है, कहां जा रही है, विभाजन के लिए। तो जो विभाजन के लिए जाती है उसको पेरेंट सेल या मदर सेल कहते हैं, और जो विभाजित होकर बनती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डाटर सेल। कल ये बताए, समझ में आया बात, ये लिखवाए। ठीक है, हिंदी में लिख लिया जा, जिसको हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं तो हिंदी लिख लेना। मान लो छूटू जाला तो वीडियो देख लेवल करा, देख लेवल करा पे रहता तो है, रोज तो रिकॉर्ड करते हैं तुम लोग के लिए। डिफिनीशन के बाद फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन लिखवाए थे, मतलब लिखे थे फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन। देखो इंग्लिश वाला टर्म लिखे हो तो एकदम समझ में आ गया होगा, और हिंदी वाला कल ही का पता क्या होता है। नई कोशिका बनती है सेल डिवीजन से, समझ में आ रहा है। बॉडी का वृद्धि और विकास होता है, जनन होता है, नया जीव बनता है, चोट वोट लगने पर सही होता है, ये सब तो फंक्शन है इसका सेल डिवीजन। लेकिन लाइन वाइज क्या लिखवाए थे, पहला लिखवाए हैं देखो, द मेन फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन इज टू प्रोड्यूस डॉटर सेल फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सेल एज ए रिजल्ट लॉट ऑफ सेल फॉर्म। यही लिखवाए हैं कि मेन फंक्शन इसका यही है कि एक मदर सेल से डॉटर सेल बनती हैं, और ये डॉटर सेल ढेर सारी बनती हैं। मियोसिस में देखे थे ना, इसके ज्यादा भी बन रहा था। तो मेन फंक्शन यही है कि एक कोशिका से असंख्य कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, बन जाती है। एक कोशिका टूटती है, दो कोशिका, तीन कोशिका, चार कोशिका, पांच कोशिका,
बन जाती है। मेन फंक्शन सेल डिवीजन का यही है, वहां पे लाइन लिखा हुआ। उसके बाद है अगला, सेल डिवीजन कीप्स द साइज ऑफ सेल लिमिटेड। हाँ, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन अगर नहीं होगा तो सेल की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ती घटती है। तो सेल डिवीजन क्या करता है, सेल की साइज को क्या किया रहता है, बचाए रखता है, लिमिट में रखा रहता है। अगर एक सेल की लंबाई 0.5 मिलीमाइक्रोन है तो ये अब 0.6 मिलीमाइक्रोन नहीं हो सकती, सेल बढ़ेगी नहीं, केवल ग्रोथ करेगी। तो इसको बढ़ने देता ही नहीं, 5 पे होता है तो टूट जाती है, फिर नई कोशिका बन जाती है, वो भी कितने की बन जाती है। कहने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि टूट के नई कोशिका जो बनेगी खूब बड़वार बन जाएगी, ऐसा नहीं है ना। तो ये सेल डिवीजन क्या करता है, सेल की ग्रोथ को रिड्यूस करता है और एक लिमिट में रखता है, यही बात लिखवाए हैं। अगला अगला लाइन लिखवाए हैं, एट द टाइम ऑफ डिवीजन सेल रिलीज वेस्ट एंड फॉर्म न्यू न्यूक्लियाई। ये लिखवाए हैं कि जब डिवीजन होता है सेल का तो केंद्रक डिवाइड होता है, और केंद्रक डिवाइड होता है तो जो वेस्टेज, जो खराब चीजें, पुरानी चीजें, वो क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, और नया न्यूक्लियाई फॉर्म कर लेता है, नया केंद्रक बना लेता है कोशिका। जो नई कोशिका आती है तो नया केंद्रक बना लेती है, तो उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, जो सब कुछ रहता है, सब कुछ क्या हो जाता है, नया नया हो जाता है, सब नया नया हो जाता है। हाँ 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 हो हाँ हाँ हाँ, देखा कैसे, ये सेल टूटी, मान लो ये सेल है, सेल के अंदर केंद्रक है, कोशिका के अंदर होता है कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर होता है केंद्रक द्रव्य, और ये दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, जीव द्रव्य। याद है ना, साइटोप्लाज्म, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म मिलता है तब बनता है प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के द्वारा हम कोई भी नया जीव क्या कर सकते हैं, ओरिजिनेट कर सकते हैं, कोई नया जीव बन सकता है जब प्रोटोप्लाज्म रहेगा। तो खाली कोशिका द्रव्य लेके जीव नहीं बना सकते, और ना ही खाली केंद्रक द्रव्य लेके जीव बना सकते। जीव तभी बनाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, जीव द्रव्य। और जब कोशिका देखो ये टूटी, मान लो टूट गई ऐसे, बीच से टूटी, आधा केंद्रक इधर हो गया, आधा केंद्रक इधर हो गया, तो जब ये टूट रहा है तो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म इसके साइटोप्लाज्म में मिल रहा है कि नहीं, और यहीं पे किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है, प्रोटोप्लाज्म का, मतलब जीव द्रव्य का। और जीव द्रव्य जितने जितने जगह पे जाएगा उतने नए जीव बनेंगे। तो दो भाग में टूटा है, तो एक जो ये आधा न्यूक्लियस था, आधा न्यूक्लियस था, ये दोनों क्या हो जाएंगे आगे चल के, पूरा एक एक न्यूक्लियस बना के दो कोशिकाएं बन जाएंगी। हाँ, प्रेजेंट टाइम मतलब जब सेल डिवीजन, हाँ बोला, हाँ नहीं, अरे ता बतिया सुना मलाल, तो सेल डिवीजन भी तो दिखाई नहीं देता है ना किसी को, ये प्रोसेस तुरंत थोड़ी दिखाई दे देगा, ये बहुत क्षणिक होता है, बहुत तेजी से होता है। और अब उस टाइम पे न्यूक्लियस जो टूटेगा, तो अब जितने भाग में टूटा ये अलग न्यूक्लियस, एक अलग न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस हो गया। जिसे देखा आप बतावत रही कलिया ना, कि जब भाई 2n रही तो en होगा, लेकिन क्या ये n है, नहीं, ये तुरंत कुछ देर बाद क्या हो जाता है, 2n। जौन केंद्रक टूटी ना तो आधा केंद्रक रहेगा, लेकिन एकदम क्षण भर में क्या हो जाएगा, एक नया केंद्रक बन जाएगा। काहे, क्योंकि इसके न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म। ठीक, और जब प्रोटोप्लाज्म बनेगा तो दूसरे नया नया केंद्रक बन जाएगा। आप देखा कहा अगला, कहा गल, हाँ, तो एट द टाइम ऑफ डिवीजन सेल रिलीज वेस्टेड एंड फॉर्म निकले, बता दिए ना कि जो पुरानी चीजें होती हैं रिलीज कर देता है सेल, और नया नया केंद्रक क्या कर लेता है, बना लेता है। अगला लाइन लिखे हैं, न्यू सेल नेवर ओरिजिनेटेड विदाउट ओल्ड सेल डिवीजन। भाई नई कोशिका कभी नहीं आ सकती जब तक पुरानी कोशिका नहीं टूटेगी, यही लाइन है। फिर अगला लाइन है, सेल डिवीजन इंक्रीजेज बॉडी डेवलपमेंट। क्या कि कोशिका विभाजन से ही बॉडी डेवलपमेंट होता है, शरीर में वृद्धि और विकास होता है। फिर रीजनरेशन ऑफ डैमेज सेल, डैमेज सेल मतलब घाव लग गया, चोट लग गया, छिला गया, बकुटा गया, नकुटा गया, चौका गया, कुछ भी होगा
तो क्या होगा, नई कोशिका बन जाती है। डैमेज सेल क्या हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, किसकी वजह से, सेल डिवीजन पर। सेल डिवीजन ना हो तो घाव लगा रहा है जीवन भर, वैसे घाव लगा रहता है। फिर उसके बाद है सेल, सीडी लिखे होंगे सीडी, तो उसको सेल डिवीजन पढ़ना। सेल डिवीजन हेल्पफुल इन द बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन जो होता है एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों में लाभदायक होता है। क्या है, अब बतैली कलिए कि जो मियोसिस होला वो लैंगिक जनन में चलता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे। और जब मियोसिस चलेगा कब, जब तक माइटोसिस नहीं होगा तब तक मियोसिस नहीं होगा, यानी बिना सेल डिवीजन के जनन नहीं हो सकता। अब बात आ गई कि सर जी तब ए अलैंगिक जनन में इसका क्या रोल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तब ये बताए हैं जितने प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, यूनिसेलुलर जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव या प्रोकैरियोटिक वाले जीव, उनके पास क्या होता है, जिनके पास एक कोशिका है वो क्या करते हैं, जैसे वायरस हो गया, फंगस हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गए, इनके पास एक कोशिका होती है, तो क्या करते हैं, अपने आप को, अपनी कोशिका को क्या करते हैं, जितना भाग में तोड़ते हैं उतना नया बन जाते हैं। तब तक कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है ना, एक वायरस का छींटा अगर पड़ा तो फिर नया वायरस। तो जितने भाग में ये टूटते हैं किसकी वजह से, सेल डिवीजन। इनका सेल डिवीजन होता है तो इनका जीवन संभव। उसके बाद वो फिगर बना दिए यही वाला, ये 2n से n यही सेल डिवीजन है, ठीक। उसके बाद आप लोगों को अब आते हैं, ये इसको बंद करके रख दे रहे हैं जो लिखवाए थे। अब आते हैं हम लोग कि सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है। ए भाई किसी को दिक्कत नहीं है ना जी, जो नोट्स भेजा गया उसमें सब बातें समझ में आ गई ना। प्रज्ञा स्पेलिंग जहां पे गड़बड़ हो रही थी वो समझ में आई, मीनिंग ठीक है। ये क्या बिचवा बिचवा हम बोलता रहता है जी, तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं है, कैसे बोला, देखियो कि नहीं आज बातें ऐसे मुंह कट जाएगा। अब अब आते हैं हम लोग की कितने प्रकार का होता है, कल इस पे चर्चा हो गया था। सेल डिवीजन दो प्रकार का, पहला माइटोसिस और दूसरा वाला मियोसिस। माइटोसिस का हिंदी वाला नाम है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और तुम लोग देख रहे होगे माइटोसिस क्या, हम और नाम लिखे हैं कई तो पेपरवा में कभी कभी बहकाने के लिए दे देता है कि इक्विटोरियल डिवीजन क्या होता है। तो देखा, अब बताओ अमन, इक्विटोरियल डिवीजन लिखा रहेगा तो समझ जाओगे ना कि कौन सा डिवीजन, यानी माइटोसिस की ही बात कर रहा है। अगर सोमैटिक सेल डिवीजन लिखा है तो क्या समझोगे, किसकी बात कर रहा है, माइटोसिस की ही बात कर रहा है ना। उसके बाद एडिशनल लिखेंगे रिडक्शनल, एक और नाम। उसके बाद अगर माइटोटिक डिवीजन लिख दिया, माइटोटिक, तो भी आप क्या समझेंगे, किसकी बात करनी है हमको, माइटोसिस की ही बात करनी है। तो उसका इतना सारा नाम है, जानते रहना कि माइटोसिस को उन सब नामों से भी हम लोग बुलाते हैं। तो कोई भी नाम दे सकता है, तो आप वहां पे नहीं कहिएगा कि सर जी ई वाला डिवीजन तो पढ़ाए ही नहीं थे, राहुल सर तो पढ़ाए थे तो दुआ तो डिवीजन है बताए थे, एक माइटोसिस एक मियोसिस, इक्विटोरियल डिवीजन कहाँ से आ गया, तो इसलिए बता दिए कि हमारे पे भले मत करिए तुम लोग, वही चीज है। माइटोसिस, देखो माइटोसिस टर्म को अगर दो भागों में तोड़ोगे तो ये दो भागों में टूटेगा, पहला माइटो, माइटोस, और दूसरा होता है ओसिस। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड्स, थ्रेड्स, और ओसिस का मतलब होता है डिवीजन, और थ्रेड्स का मतलब होता है धागे नुमा संरचना, तंतुमय संरचना, यानी किससे समझेंगे, क्रोमेटिड से। एक कोई माइक ऑन किया है बंद कर लो। तो धागे नुमा संरचना और डिवीजन मतलब जानते हो विभाजन, मतलब धागे नुमा संरचनाओं के विभाजन को ही क्या बोला जाता है, माइटोसिस। एक बगलिया में लिख ले रही है ग्रीक, ग्रीक का मतलब बोला कि माइटोसिस जो शब्द है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, कौन, माइटोसिस। और ग्रीक में माइटोस का मतलब होता है थ्रेड्स और ओसिस का मतलब होता है डिवीजन। थ्रेड्स का मतलब हिंदी में धागे नुमा, डिवीजन का मतलब विभाजन, मतलब धागे नुमा संरचनाओं का विभाजन ही क्या कहलाता है, माइटोसिस कहलाता है। ठीक भैया, अब ये है, हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ ऑन, हाँ 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 बता रहे ऑन द बेसिस आप लिखवाए कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। देखो कैरियो कैरी इसको बताते हैं इसके बाद, लेकिन अब ये बता दे रहे हैं, देखा लिख ले कि ऑन द बेसिस ऑफ कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। देखो कैरियो का मतलब होता है कैरियन, कैरियन, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक, केंद्रक। और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी क्या हो गया, विभाजन। और साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब क्या होला, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और काइनेसिस का मतलब जानी गए, विभाजन। मतलब केंद्रक के विभाजन पर और कोशिका द्रव्य के विभाजन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। देखा, तो जब माइटोसिस पढ़ल जाए पूरा केकरे आधार पे पढ़ल जाए, केंद्रक के विभाजन के आधार पे। और जब ये विभाजन खत्म होता है, टीलोफेज पे पहुंचते हैं, तो वहीं पे कौन सा प्रोसेस होता है, साइटोकाइनेसिस। यानी साइटोकाइनेसिस होता है तो वहां पे जो साइटोप्लाज्म बचा होता है वो विभाजित हो जाए, पूर्णतया नई कोशिका बन जाती है। तो बस कैरियोकाइनेसिस का मतलब समझ जाना, डिवीजन ऑफ केंद्रक, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक, लिख लो, कैरियोकाइनेसिस मतलब लिखो, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में लिखो, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। हिंदी में लिख लीजिए, केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसमें लिखिए कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कि एकरे पे अभी और चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे आगे। देखो नोट्स बना के भेजने के बाद भी बताने में इतना टाइम हो गया, हम सोचे थे आज खत्म कर देंगे माइटोसिस, लेकिन लग नहीं। तो अब ये माइटोसिस जो होता है कितने चरणों में पूरा होता है, 5। और वो 5 चरण जो हम कलियां बताए थे कि ट्रिक याद कर लेना, किसी को ट्रिकवा याद है? वाह वाह वाह, ये बताना है तो सब लोग बता रहे, अरे वाह वाह वाह, हम तो प्रसन्न हो गए। और नोट्स भेजना है तो कोई नहीं भूल रहा है। अरे वाह, और कौन है, कौन बोल रहे हैं, नमुआ बताओ यार। हाँ, वेरी गुड, बस बस, माइक अब सब लोग बंद कर लो, नहीं तो डन 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 प्लाज्मोलिसिस। जिसको याद हो गया 5 फेज, अच्छी बात है। जिनको नहीं याद हुआ ओके, ये ट्रिकवा याद करा क्या, आई पास्ड माई एग्रीकल्चर टेस्ट, एग्रीकल्चर टेस्ट। ए भैया ये पेपर में आता है बनाने के लिए, पूरा ऐसे ही एकदम बनाना पड़ेगा, जैसे समझा रहे हैं पूरा याद रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तू लोग का सीन कुछ चेंज हो गया, लिखे क्या, आई प्रमोट माई एग्रीकल्चर टेस्ट। और कुछ लोग तो तलवार लग, अरे कई तो लड़के तो ना रोज कहे सर जी हम भगवान के लड्डू चढ़ाए, कोरोना बढ़ जा पेपर ना हो। ले लिए सब। तो देखा, आई पास माई एग्रीकल्चर टेस्ट। एक एक को नमूना फोन करते हैं ना, जब जब एग्जाम आने वाला था, जब अभी ये सब लॉकडाउन नहीं लगा तब फोन कर पढ़ा देता सर जी, सर जी पढ़ा दे, कहाँ थे, साल भर पढ़ा रहे थे तब नहीं दिखाई देते हैं। देखा, आई से इंटरफेज, पहला चरण क्या होता है माइटोसिस का, माइटोसिस डिवीजन में जो सबसे पहला चरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। उसको याद करने का तरीका, आई पास माई एग्रीकल्चर टेस्ट, या याद हो जाएगा ऐसे तो अच्छी बात है। पी फॉर प्रोफेज, प्रोफेज। उसके बाद थर्ड में आएंगे हम लोग, एम फॉर मेटाफेज, मेटाफेज।
इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में इंसेक्ट की लाइफ साइकिल बताओ। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कितने स्टेज में पूरा होता है? नहीं, पूछी। आठवां ऑर्डर, आठवां ऑर्डर का नाम बताओ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वाले का। अच्छे, ए टेरिगोटा के चारों ऑर्डर का नाम बता। साउथ का पिक्चर याद आ रहा है? कोलम बोला, कौन बोला? थाइसोनूरा, प्रोटूरा। हाँ ठीक ठीक, बस बस हम समझ गए, भुला गए। हाँ ठीक, याद हो जाएगा, हम पढ़ाए हूँ, याद हो जाएगा, चिंता ना करो। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, बंद कलम माइके बंद, मेटाफेज। और उसके बाद चौथा ए से याद करने के लिए क्या आ जाएगा? एनाफेज, 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 एनाफेज। और पांचवा टी फॉर टीलोफेज, टीलोफेज, टीलोफेज। पांचवा क्या होगा? टीलोफेज। तो यानी माइटोसिस कितने चरणों में पूरा होता है? 5 चरणों में। कोई पूछ दिया कितने चरणों में, तो 5 चरणों में। पूछेगा कोई कि तीसरा चरण कौन सा होता है, क्या बताओगे? जौन याद पड़ी हुआ है? नहीं, चरण चरणबद्ध बताएंगे, सीरियल से क्रम वाइज। क्यों? क्योंकि अगर इंटरफेज नहीं चलेगा तब तक प्रो नहीं चलेगा, जब प्रो नहीं चलेगा तो मेटा नहीं चलेगा, मेटा नहीं चलेगा तो एना नहीं चलेगा, एना नहीं चलेगा तो टीलो नहीं चलेगा। ये नहीं कोई पूछ ले कि माइटोसिस के पांचों समसूत्री विभाजन के पांचों चरणों को बताइए, तो तुरंत चालू करिए, टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज। ऐसा नहीं, ये सीक्वेंस से याद कर रहे हैं, तभी लिखवाए हैं आई पास्ट माई एग्रीकल्चर टेस्ट। आई फॉर इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। रट लो जिसको नहीं आता पांचों, लेकिन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली लास्ट में लगाना है फेज। और ये आपके पास है आई पास्ट माई एग्रीकल्चर टेस्ट, तो आई से तुरंत आ जाएगा इंटरफेज, पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, जैसे एनाफेज, टी से टीलो। आई बात समझ में? अब ये तो मान लो फेज होगा। अब ये दिखाना पड़ता है कि इंटरफेज में कैसा डिवीजन कैसे होता है, मतलब क्या होता है पहले इंटरफेज, कोशिका के साथ इंटरफेज में क्या होता है, फिर उसके बाद आता है कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है। तो लिखोइबा कर, लेकिन देखा एकदम याद करे तरीका तो लोग आसान, एकदम बस ऐसे मौखिक याद कर लो क्या होता है। बाकी शब्दों को बुनना तो हम लोग कलाकार हैं, शब्द शब्द तो लिख ही देंगे। सबसे पहला इंटरफेज में आते हैं हम लोग। इंटरफेज में क्या होता है, थोड़ा सा एकदम कंसंट्रेट होके बाबू सुनिए, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आपको कभी सुनना नहीं पड़ेगा। इंटरफेज क्या होता है? अच्छा, इंटर जब हम लोग 10 में पढ़ते थे, 9 में पढ़ते थे, 8 में पढ़ते थे, तो क्या पता था कि भविष्य में क्या पढ़ना है, भविष्य में क्या बनना है, आगे कौन पढ़ाई फायदेमंद हो ले, राहुल सर आगे ऑनलाइन पढ़ाएंगे कि नहीं, ये सब कुछ नहीं पता। लेकिन जब हम लोग इंटर में पढ़ने लगते हैं तो हमारा दिमाग क्या हो जाता है जी? खुल जाता है। हमारा दिमाग खुल जाता है और हमको समझ में आ जाता है कि अब हमको किस दिशा में जाना है। बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, बियाह करना है, भैंस चराना है, दूध बेचना है, और गर्दी करना है, टिकटॉक बनाना है, या अब मतलब और कुछ जोड़ लिया आपने से। तो इंटर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग क्या हो जाता है? खुल जाता है, और हमको ही समझ में आ जाता है कि अब करना क्या है। तो वैसे ही इंटरफेज जो होता है, इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? सब खुल जाते हैं। जैसे इंटरफेज में इंटर में पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग खुल जाता है, वैसे ही इंटरफेज में जब हम लोग इंटरफेज में पहुंचते हैं तो जो कोशिका में केंद्रक, पहले ही बता दिए, कोशिका विभाजन माने केंद्रक का विभाजन, और केंद्रक का विभाजन मतलब क्या कर? गुणसूत्र का विभाजन। तो जो केंद्रक होता है, जब इंटरफेज में हम लोग पहुंचते, ये ओरल चित्र बनाना है बस समझाने के लिए, मेन चित्र नहीं है, अभी अभी इसको नहीं बनाना है, अच्छा वाला बनाना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इंटर में तो हमारा दिमाग खुल जाता है, वैसे ही इंटरफेज में देखा, एक नॉर्मल अगर केंद्रक बनाओ तुम लोग, तो गुणसूत्र कुछ ऐसा बना हुआ दिखाई देता है, कुछ ऐसा गुणसूत्र बनाई दिखाई देता है केंद्रक में।
ये बना चुके हैं। ये लिक्विड था, आरएनए प्लस प्रोटीन था, आरएनए प्लस प्रोटीन डीएनए था ना जी। ये न्यूक्लियोलस था, इसी को बोलते हैं केंद्रिका। ऐसा कुछ केंद्रक का चित्र होता है। लेकिन इंटरफेज में जब पहुंचते हैं तो जैसे हमारा दिमाग खुल जाता है, वैसा ही इंटरफेज में क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सब खुल जाते हैं और ढेर सारे धागे नुमा संरचनाओं में बट जाते हैं। इंटरफेज में क्या होते हैं, गुणसूत्र खुल जाते हैं और धागे नुमा संरचनाओं में बट जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इंटरफेज में क्या होता है, नॉर्मल केंद्रक देखेंगे तो उसमें गुणसूत्र दिखाई देता है, लेकिन इंटरफेज में जब देखेंगे तो गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं, धागे नुमा संरचनाओं में वो खुल जाते हैं सब। जौन ऐसे गुणसूत्र सब बंधे थे एक दूसरे से, वो क्या हो जाते हैं, अब खुल जाते हैं और धागे नुमा संरचनाओं में ढेर सारे गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। समझ में आई बात? अभी ओरल समझा रहे हैं, एक बार और, दो बार और, तीन बार बताएंगे। अब इंटरफेज में जब गुणसूत्र खुल गए, अभी ये भी बात आएगी कि सर जी खुले क्यों, तो इसके लिए 3 चरण चलता है, G1 G2 S। अभी आ रहे हैं उस पर, अभी तुमको ओरल बता रहे हैं जैसे कि तुमको ये समझ में आ जाए। इंटरफेज में गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, जैसे हमारा दिमाग खुल जाता है वैसे इंटरफेज में गुणसूत्र भी क्या हो जाते हैं, सब खुल जाते हैं। ये याद होगा लो ये। अब ओकरे बाद वाला प्रोफेज। प्रोफेज क्या है जी, प्रोफेज प्रोफेज कल यहाँ बताया था ना कि मोबाइल नया नया मोबाइल खरीद के लेके आए हैं। तो जब तू लोग मोबाइल ले लो, कौन ऑन किया है, बंद करो, बंद करो, माइक बंद करो। जब हम लोग कोई मोबाइल खरीदते हैं, रेडमी नोट 4, रेडमी 9, रेडमी 9i, वीवो, ओप्पो, सब मोबाइल खरीदते हैं ना, लेकिन कुछ दिन बाद वही मोबाइलिया के नमो का आगे प्रो जोड़ के मोबाइल आ जाता है। आता है कि नहीं? कोई एक लोग माइक ऑन करके बोलो कि बात सही है कि नहीं। जैसे रेडमी नोट 4 नोट 5 था तो रेडमी नोट 5 प्रो आ गया, वीवो V19 था तो वीवो V19 प्रो आ गया। आता है कि नहीं? अरे कौन तो कंफर्म, कोई मोबाइल का प्रो वर्जन आ जाता है ना कुछ दिन बाद। तो अंतर क्या होता है उस प्रो वर्जन के आने से मोबाइलिया में, बताओ होता है? जैसे कौन मोबाइल ले लो कर प्रो आता है, उसमें अंतर क्या होता है दोनों में? हाँ हाँ हाँ, वो प्रोमोटेड होता है, उसमें कुछ चीजें बढ़ा दी गई रहती हैं, वो अच्छा दिखाई देता है, उसका फंक्शन ज्यादा होता है, रैम रोम ज्यादा होता है, कैमरा होता है, फ्लैश लाइट होता है, नाइट मोड होता है, हर कुछ उसमें थोड़ा सा फंक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसीलिए मोबाइल का नाम क्या हो जाता है, प्रो। तो वैसे ही जैसे प्रो मोबाइल एडवांस होती है, वैसे ही जो यहाँ पे इंटरफेज में गुणसूत्रवा सब खुले थे, वो जब प्रो फेज में पहुंचते हैं तो वो छोटे छोटे और मोटे मोटे और एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई देने लगते हैं। कैसे दिखाई देने लगते हैं? छोटे छोटे मोटे मोटे एक दूसरे से जुड़, जो खुले हुए थे वो अब कैसे हो गए, जुड़ने लगे। और जो इतना बड़ा बड़ा था धागा, ये कैसा हो गया, छोटा छोटा और मोटा मोटा। यानी इंटरफेज में जो गुणसूत्र खुल गए थे, वो प्रोफेज में कैसे दिखाई देते हैं, एडवांस दिखाई देते हैं। एडवांस दिखाने का मतलब कैसा है, जो पतील पतील खूब लंबा लंबा लड़का रहेंगे केहू नहीं देखिए, लेकिन तनका छोटका रहे तगड़ा रहेगा देखेंगे सब लोग उसको, वो दिखता है, वो प्रो है, एडवांस है। तो प्रो फेज में भी क्या होने लगता है, तब गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देने लगते हैं। बात समझ में आया ना? अब ओकरे बाद आवाला मेटा फेज, एकदम मस्त वाला फेज, मेटा फेज, मेहमान वाला फेज। मेटा फेज से क्या याद करेंगे, मेहमान वाला फेज। तुम लोग के घर जब मेहमान आते हैं और जब उनको छोड़ने जाते हो, वो पॉकेट में हाथ डालते हैं, मन में क्या आता है, प्रसन्नता कि कुछ मिलने वाला है, बहुत खुशी होता है, बहुत खुशी। और जब देते हैं उधर से पापा चाहे मम्मी बोल रहे हाँ ना ले, तो मन में ही होता है, अरे यार इतना देर से पानी उनी पिला रहे थे, सेवा कर रहे थे, अरे मम्मी ले लेने दो, पापा पैसा ले ले। और गलती से भी अगर मान लो ले भी लिए, और उसके बाद कुछ देर बाद मम्मी आके कहेंगी कान पकड़ के, हाँ दे, तो और दुख होता है। तो जब मेहमान आते हैं घर की, तो वास्तविक है, यही पैर छूला और उसके बाद थोड़ा सा पॉकेट में हाथ डाले, बस एकदम मन प्रसन्न कि बस बस आज कुछ मिलेगा। तो वैसे ही मेटा फेज मतलब मेहमान वाला फेज। मेहमान वाले फेज का मतलब ये है, जब तुम्हारे घर मेहमान आते हैं, तुम उनको बिस्कुट नमकीन पानी पीने के लिए ले जाते हो, तो सब लोग बैठे रहते हैं, उनके बीच में रखते हो कि ले जाके किनारवा रख देते हो प्लेट, बताओ?
प्लेट मेहमानों के बीच में रखते हैं कि किधर उधर रख देते हैं? मेहमान के बीच में, हाँ। तो वही मेटाफेज जो होता है, वहां पे जो गुणसूत्र होते हैं वो सब इक्विटोरियल प्लेट में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? इक्विटोरियल प्लेट में। और एक देखा, यहाँ कुल एयर और रहा, यहाँ कुल टेढ़ा टाढ़ा, लेकिन यहाँ पे सब क्या आ जाते हैं? एक सीध में आ जाते हैं। एक सीध में सब क्रोमोसोम आ जाते हैं और यहाँ पे एक प्लेट बन जाता है। इसी प्लेटवा को बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेट। क्या मैं बताओ थी? प्लेट कहाँ होता है? बीच में। और इसी के बीच में सब गुणसूत्र आ जाते हैं, इसी प्लेट के ऊपर। ये एक आभासी प्लेट होता है। अब बात आती है कि सर जी प्लेट कहाँ से आ गया? तो देखो बाबू, यहाँ तक तो ये गुणसूत्र सब खुले हुए थे। यहाँ जब बनते हैं तो अब ये जो केंद्रक, अब ये जो केंद्रक झिल्ली थी, अब ये केंद्रक झिल्ली टूट जाती है। और जब केंद्रक झिल्ली टूटती है तो जो में भरल केंद्रक द्रव्य, जो पानी इसमें मैट्रिक्स भरा है, वो सब क्या आ जाता है? इसके तली में आ जाता है। और यही तली में आके एक आभासी प्लेट बनाता है। उसी प्लेट को बोला जाता है इक्विटोरियल प्लेट। यानी मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में, मेहमान वाले फेज में, गुणसूत्र एक प्लेट में आ जाते हैं और बीच में आ जाते हैं, प्लेट के बीच में आ जाते हैं। और इसी फेज को हम लोग बोलते हैं मेटाफेज। और ये प्लेट कहलाता है इक्विटोरियल प्लेट। ठीक, अभी समझा बदे। अब अगले बाद आता है एनाफेज। एनाफेज से याद आएगा, मिथुन का पिक्चर देखे हो? मिथुन का, मिथुन मिथुन हो, मिथुन चक्रवर्ती। देखा कौन बोलबे नहीं, नहीं दिखा है क्या पिक्चर? हाँ, मिथुन चक्रवर्ती का पिक्चर देखे होगे तो उनमें एक गुंडा रहा पहले में, हमेशा एक उज्जर रंग का कुर्ता पहना रहता है, पान खाया रहता है पिक्चरिया में। इतना मुड़वा रहता है, टकला टाइप का है। और उसका हर पिक्चर में नाम रहता है अन्ना। अन्ना नाम रहता है हर पिक्चरिया में। मिथुन के पिक्चरवा में उसका नाम अन्ना रहता है। तो कहता है कि अन्ना भाई हूं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, मेरे मन में कुछ भी करूं। तो एना फेज के देखा स्पेलिंगवा पढ़वा, ए डबल एन तो पढ़ाई अन्ना। तो अन्ना फेज जो होता है वो गुंडा वाला फेज है। और गुंडा कहीं भी जा सकता है कि नहीं? कोई रोकेगा? लॉकडाउन रहे चाहे कुछ हो, कहीं चले जाएंगे सब। तो वैसे ही एना फेज में जो होता है, गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स दोनों छोर को तोड़ करके अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ, जिसके जिसके साथ मन करता है उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे देखा, ये देखा, अपोजिट पोल पे सब चले जाते हैं ऐसे, एक दूसरे से सब अपोजिट पोल पे चले गए। और जिसका मन जिससे जुड़ जाता है, जिसका मन करता है जिससे, इसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ये कौन सा फेज है? अन्ना फेज, अन्ना फेज, गुंडा वाला फेज। और गुंडा का मन चाहे जहां चल जाए, केहू रोके वाला नहीं है। ओकरे बाद आता है लास्ट में टीलो फेज। टीलो से समझते हो? सबसे ऊपर वाला टॉपर। तो टॉपर कब होगा? जब सब पढ़ाई कर लेगा, हर जगह एकदम टॉप रैंक पे आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? टीलो फेज। और टीलो फेज हम लोगों का इस प्रोसेस का क्या होता है? अंतिम चरण। और इस चरण चरण में आते आते एक गुणसूत्र या दो गुणसूत्र या अच्छे से गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। और गुणसूत्र के चारों तरफ केंद्रक केंद्रक झिल्ली दिखाई देने लगती है, केंद्रिका दिखाई देने लगती है। और कुछ टाइम बाद फिर कोशिका का निर्माण हो जाता है। यही था फंक्शन। देखा चालू कहां से बैल? यहां से चालू बैल। देखो टीलोफेज यहीं से था। हमारे पास एक केंद्रक था, केंद्रक में गुणसूत्र था, और वही गुणसूत्र क्या हो गया? सब खुल गया। फिर वो गुणसूत्र खुलने के बाद क्या हो गया? अब जुड़ने लगा। और जुड़ने के बाद क्या हो गया? अब यहाँ पे एक जगह आ गया, एक कैरेक्टर वाले गुणसूत्र। उसके बाद जिसका मन जिसके कैरेक्टर के साथ जुड़ा और एक नया गुणसूत्र बन गया। नया गुणसूत्र बना तो मतलब नया केंद्रक बना, नया केंद्रक बना तो मतलब नई कोशिका बन गई। तो यही है माइटोसिस। ये हमेशा शरीर में चलता रहता है। इंटरफेज, यही टीलोफेज पहुंची, फिर इंटरफेज, फिर टीलोफेज पहुंचेगा, फिर इंटरफेज। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। और यही से ही कोशिका देखा केंद्रक टूटता रहता है, कोशिका टूटती रहती है, और यही यही सब परिवर्तन होता रहता है। और लास्ट में आके फिर से नई कोशिका बन जाती है। और ये होना शरीर में हमेशा जरूरी है। अगर नहीं होगा तब बहुत दिक्कत होगा। अभी कुछ कुछ चीजें छूटी हैं तो बस तुमको जनरल समझाने के लिए बता रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बातें हैं इसमें। तो ये समझ में मतलब ये फार्मा है कि नहीं, कि माइटोसिस क्या है, कैसे इसका चरण पांचों चलता है। अब थोड़ा सा अभी रुक जाओ, पहले फिर से इसी को पढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि ये खुला कैसे था सर जी। जब ऐसा था तो ये ऐसे कैसे हो गया? ये तुमको कोई नहीं बताएगा, बस हम बताएंगे। देख लेना जब पढ़ोगे कहीं पे ना, तो देखना तुमको ये कोई नहीं बताएगा कि ये खुला कैसे था। सब डायरेक्ट इंटरफेस से चालू कर दो। प्रोफेसर सर लोग बता सकते हैं, प्राइवेट टीचर लोग ना बताए।
देखो माइटोसिस क्या था, तो माइटोसिस ऐसी क्रिया है जिसमें कोशिका के विभाजन के द्वारा नई कोशिका का निर्माण। हाँ सूरज बोला। ये इंटरफेज से टीलोफेज तक जाने में प्रोसेस में लगभग 1 घंटे का समय, नहीं सॉरी सॉरी, ये क्षण भर में होता है। केवल ये जो खुलने वाला सूरज प्रोसेस है ना, ये जो खुल के सब, ये जो खुल जा रहा है सब, इसमें 1 घंटा लगता है, इसमें 1 घंटा लगता है। हाँ, इसको खुलने में 1 घंटा लगेगा, बाकी ये सब प्रोसेस तुरंत 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 होता रहता है। लेकिन जाना तो हुआ, केवल एक कोशिका नहीं ना होती है, असंख्य कोशिकाएं होती है, तो ये फंक्शन हमेशा चलता ही रहता है, हमेशा हर एक कोशिका किसी न किसी एक कोशिका के साथ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जल्ला अबे आई कोशिका विभाजन साइकिल क्या है, तो वही बनाएंगे कि यस फेज, जीवन फेज। अभी हम आ रहे हैं, रुक जाओ, तुम्हारी बात पे हम आ रहे हैं, थोड़ा सा हमको सबको लेके चलने दो। देखा, तो माइटोसिस 5 चरणों में पूरा होता है। नाम याद हुआ? पहला, सचिन माइक ऑन करो, सचिन माइक ऑन करो। ये थोड़ा वो वाला दो तो हमको मोबाइल कनेक्ट करा के हम देखे कौन कौन है, पूछे इन सबसे थोड़ा। सब ऐसे बोल बोलते हैं, आप पूछने के टाइम पे नहीं बोलेंगे। किससे पूछी, रुका 1 मिनट, पूछ रहे हैं भैया नाम ढूंढ के। खुल गया? एक पूछ, लड़का से पूछेंगे पहले लड़कियों से पूछे। विवेक कुमार, विवेक कुमार, विवेक कुमार माइक ऑन करो, समय नहीं है बाबू। आज ही क्लास में जुड़े हो ना शायद तुम, विवेक कुमार। अमन एक काम करना है, सबका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आयुष, आयुष प्रताप, आयुष बोलिए, फीस जमा हो गई है बाबू, बोलिए। आपकी फीस जमा हो गई है तो पढ़िए ना, बताइए कि माइटोसिस को होने में कितने चरण चाहिए, ये पेपर में लिखे क्या भैया ना। तो हाँ, कौन कौन सा? हाँ हाँ, किलो पे। तो ये ऐसा ही याद हो गया कि आई पास्ट माई एग्रीकल्चर से याद हो रहा है। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बंद कर लीजिए। इंटरफेज, देखो यही पेपर में लिखना होगा, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और उसके बाद लास्टवा में होता है टीलोफेज। लड़का बता दिया कि सर जी यही 5 चरण होते हैं। तो फिर अब सर जी पहला चरण चालू होता है इंटरफेज। तो इंटरफेज में अब बताएंगे कि इंटरफेज में क्या होता है। लड़कियां भी अभी बोल दे रहे हैं, पूछेंगे ना माइक ऑन करके बोलना है, तो बहुत मारेंगे। नमन कुमार, नमन कुमार माइक ऑन करिए, बोलिए भैया, इंटरफेज में क्या होता है? हाँ, अनकॉइल्ड, हाँ वेरी गुड, क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सब खुल जाते हैं। यानी यानी ये अगर क्रोमोसोम था और ये केंद्रिका थी, ये आरएनए प्लस प्रोटीन था, ये डीएनए हो गया, तो ये सब क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, जितने भी हो, 2 हो, 3 हो, 1 हो, 4 हो, सब कैसे हो जाते हैं? अनक्वाइल्ड, मतलब खुल जाते हैं। ठीक, वेरी गुड, बंद कर लीजिए भैया ना। इंटरफेज के बाद प्रतीक, प्रतीक माइक ऑन करो, प्रतीक बताओ बच्चा, इंटरफेज के बाद कौन फेजा वाला? प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है भैया? क्या नया हो जाता है? गुणसूत्र नया नहीं होता है। गुणसूत्र ये सब जो खुले होते हैं, ये सब छोटे छोटे और मोटे मोटे एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई देने लगते हैं। छोटे छोटे मोटे मोटे, थिक एंड थीन विथ ज्वाइंटिंग कंडीशन, अंग्रेजी में ये शब्द है कि पतले पतले, अरे सॉरी, मोटे मोटे और थिक एंड शॉर्ट,
मोटे मोटे और छोटे छोटे एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, माइक बंद कर लो प्रतीक। प्रशांत 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 ऑन करो माइक। नहीं है क्या ये क्लास में? चला, सेजल ऑन करो माइक। सेजल माइक ऑन करो। बताओ, प्रो फेज के बाद कौन सा फेज आता है? मेटा फेज में क्या आता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूट जाती है, हाँ। जहां पे ये फंक्शन हो रहा है वहां तली में आ जाता है आभासी प्लेट। ये ऐसा कुछ अभी उसी से मैं बोले कि इक्वेटोरियल प्लेट एक आभासी प्लेट है। जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब खींचा गया है, तो ये कोई रेखा थोड़ी खींचा गया कि रोड पे से लेके गया गया है। सब क्या है, मानक है, आभासी। तो इक्वेटोरियल प्लेट आ जाता है और उसकी तली में क्रोमोसोम आ जाते हैं। ठीक, उसके तली में जैसे प्लेट है, प्लेट पे बिस्किट रखते हैं ना ऐसे, तो उसी प्लेट के तली पे वो आ जाते हैं सब गुणसूत्र। ये बता रहे थे। ठीक, चलो। काजल, काजल माइक ऑन करिए काजल। काजल माइक ऑन करो। ऐसे पढ़ाई नहीं होगी अगर नहीं बोलोगे तुम लोग तो। ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, नहीं बोलोगे तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। महिमा यादव, हम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, हम बोल बोल के पढ़ाते हैं, बुलवा बुलवा के पढ़ाते हैं। महिमा यादव, चलिए मत बोलिए, आप लोग को पछतावा होगा। प्रज्ञा, प्रज्ञा बच्चा माइक ऑन करो। एनाफेज में क्या होता है प्रज्ञा? हाँ, जो गुणसूत्र रहते हैं वो अपने सेंट्रोमियर से डिवाइड हो जाते हैं, और ये किसी जैसे ऐसे ये किसी से भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग अपोजिट पोल पे रहते हैं, देखो ऐसे डिवाइड होने लगते हैं। और किसी से भी क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और नहीं याद आएगा तो कैसे याद रखेंगे प्रज्ञा कि अन्ना भाई गुंडा है, गुंडा कहीं भी जा सकता है ना। ठीक, बंद कर। हाँ बंद कर। निवेदिता माइक ऑन करो। टीलोफेज क्या है? हाँ, टीलोफेज एकदम अंतिम अवस्था है, और इस अवस्था में आते आते नए गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है, मतलब नया केंद्रक बन जाता है, और नया केंद्रक मतलब नई कोशिका बन जाती है। ठीक, वेरी गुड। बंद कला माइक। फीस जमा कर दे। रुको सर जी। सृष्टि, सृष्टि सृष्टि माइक ऑन करो। गजब लड़की है यार तुम लोग। बोलो, देखो प्रज्ञा को बुलाए बोल दी, सृजल बोल दी, निवेदिता बोल दी, मतलब जिसको हम पढ़ाएं वो लड़कियां तो बोल रही हैं, जिसको नहीं पढ़ाएं वो बोल ही नहीं रही है, तो बोलना पड़ जाएगा मेरे क्लास में। सपना यादव, सपना माइक ऑन करो। हाँ, इंटरफेज क्या है जी? हाँ, गुणसूत्र अनकॉइल्ड हो जाते हैं, जो गुणसूत्र होता है वो अपनी संरचना को खुल जाते हैं, सब ढेर सारे धागे नुमा संरचना बन जाते हैं। वेरी गुड, माइक बंद कर लो। विवेक कुमार तो ऑन ही नहीं किया। अब धीरे धीरे नाम याद हो रहा है, हटा देंगे फिर हम। नीतेश, नीतेश, हाँ नीतेश। आप नीतेश बतावा हमके पांचों चरण जल्दी से। हाँ ठीक है। अरे बस नाम पूछ लिए। बंद माइक बंद। अमन, अमन कुमार,
अमन बोलिए मेटाफेज क्या है? हाँ, तली में आ जाता है, एक आभासी प्लेट वही मैट्रिक्स ही बना लेता है। ठीक, वेरी गुड। अमन मौर्य। वो वाला कहाँ गया अमन? भाग गया कोरोना अमन। चला ठीक है, कौन बात नहीं, ये फोन ले लो। सर जी। हाँ। अरे पगलू जानत हुआ, अब हम अब एक एक बनाएंगे अब, और अब जाके पूरा विस्तृत बताएंगे। बस ये तुम लोगों को बस मैंने इसलिए बताया कि तुमको समझ में आ जाए कि माइटोसिस है क्या। अब इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि कैसे टूट के और कैसे नया बन जाता है। और थोड़ी थोड़ी बातें, यानी अब तुमसे कोई बोलेगा तो तुम एक पेज लिख सकते हो। अब हम आ रहे हैं इंटरफेज पे। अब अलग अलग फेज बताएंगे कि वास्तव में क्या होता है। वो तो ओरल था सब, तुमको याद कराने के लिए। अब इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इंटरेस्ट आ रहा है तब सुना। इंटरफेज अब याद हो गए तू लोग के, बहुत कुछ लिख लोगे, जहां कुछ नहीं वहां बहुत लिख लोगे। इंटरफेज, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंतर अवस्था। अंतरावस्था, अंतरावस्था देखा हिंदी सही लिखा है जी, हाँ अंतरावस्था। ये अंतरावस्था होता है, सही है गलत है? अंतरावस्था अब सही है। हाँ, अच्छा ठीक ठीक, जाने दो, छोड़ो। हाँ, इंटर याद करो। इंटरफेज, इंटरफेज एक ऐसा फेज है, देखो एक ये थी कोशिका, इस कोशिका को विभाजित होना, और ये कोशिका तब भी विभाजित होगी जब तक इसका केंद्रक विभाजित नहीं हो। आइए लेके आते हैं इसको, केंद्रक को हम लोग विभाजित करते हैं। मान लो ये हो गया इसका केंद्रक। अब केंद्रक का, इसीलिए केंद्रक गुणसूत्र पहले पढ़ा है तुम लोग को। केंद्रक को देखोगे तो केंद्रक की संरचना कुछ ऐसी दिखाई देती है, बीच में जो पाया जाता है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, या हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका। और इसी न्यूक्लियस में जो द्रव्य पाया जाता है, इस द्रव्य को क्या बोला जाता है? और क्या बोला जाता है? केंद्रक द्रव्य है। और क्या बोला जाता है? और क्या बोला जाता है? नाइस आइटम। पूछो। हाँ ठीक है, ग्रुप ऑफ लिक्विड सब्सटेंस, और जो सुनना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, तो क्या बोला जाता है? और पढ़ाए भाई, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, याद आया? जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक द्रव्य। क्यों? क्योंकि जितना जीन वाली सब चीजें होती है इसी में होती हैं, जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो ये हो गया केंद्रक का चित्र। और इसी केंद्रक में पाया जाता है क्या? गुणसूत्र। इसी को बोलते हैं क्रोमोजोम। तो जब तक ये डिवाइड नहीं होगा, कोई कोशिका ना डिवाइड होगी कोशिका कोई बनेगी, और ये डिवाइड हो गया तो कोशिका डिवाइड हो गई। आई बात समझ में? तो अब ये एक केंद्रक है, और हमारे पास है इंटरफेज, और इसको विभाजित होना है। तो विभाजित होने में जो सब पहला चरण आता है इंटरफेज, उसमें यही बताया जाता है कि है जो गुणसूत्र था ना, ये सब कैसा हो गया? खुल गया सब, धागे नुमा संरचना में बट गया। ठीक, धागे नुमा संरचना में बढ़ गया। ये बटा कैसे? ये बटा कैसे? तो ये बटा तीन प्रकार के प्रोसेस से। इंटरफेज में तीन अवस्थाएं चलती हैं, तीन जो अवस्थाएं वो चलती हैं।
पहली अवस्था होती है जीवन स्टेज, जीवन अवस्था। दूसरी अवस्था होती है एस स्टेज, एस अवस्था। तीसरी अवस्था होती है G2 स्टेज, इसको बोलते हैं G2 अवस्था। अब जीवन का मतलब क्या होला? जीवन का मतलब बोला गैप 1, एस का मतलब बोला सिंथेसिस, और G2 का मतलब बोला गैप 2। ठीक, तो जीवन एस G2 ये तीन तो जब ये प्रोसेस चलता है ना, तो ये गुणसूत्र ऐसा से ऐसा हो जाता है। क्या हो गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते। इतना गाना बजा दिए तुम लोग बारिश वाला ना, कि बारिश हो रहा है 2 दिन से, बारिश की जाए। देखो, G1 स्टेज, एस स्टेज, G2 स्टेज, ये 3 स्टेज चलता है, जिसके वजह से ये ऐसे से ऐसे हो जाते हैं। पहले यही विभाजन इंटरफेस से ही चालू हो जाता है। क्या होता है? G1 स्टेज का मतलब होता है गैप 1 स्टेज। गैप 1 से हम समझेंगे कि इसमें तीन चीज हम लिखे हैं। देखो 3 नाम लिखे हैं। एक नाम लिखे हैं डीएनए, एक नाम लिखे हैं आरएनए, एक नाम लिखे हैं डीएनए, एक आरएनए। यार क्लास ओवर हो रहा था। एक नाम लिखे हैं प्रोटीन, एक नाम लिखे हैं डीएनए, एक नाम लिखे हैं आरएनए, एक नाम लिखे हैं प्रोटीन। यही 3 नाम लिखे हैं। यहाँ भी 3-6 स्टेज दिखा था। तो जो गैप 1 स्टेज होता है, मतलब गैप मतलब क्या हो गया? अंतर हो गया। गैप 1 स्टेज में जो प्रोटीन होता है इसका संश्लेषण नहीं होता, आरएनए और डीएनए, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आरएनए प्लस प्रोटीन का संश्लेषण होता है और डीएनए बच जाता है। कहने का मतलब ये है, ये जो गैप 1 स्टेज है, तो बताए ना कि ये जो गुणसूत्र है इसी के ऊपर डीएनए, और घोल में कौन कौन है? आरएनए प्लस प्रोटीन। और गैप 1 में इन्हीं का क्या होता है? संश्लेषण। संश्लेषण मतलब क्या होता है? खूब जोर से घूमते हैं सब आंधी के जैसे। ये ही केंद्रक है, और इसमें खूब जोर से आरएनए प्लस प्रोटीन घूमने लगता है। खूब जोर से जब आरएनए प्रोटीन घूमेगा, तो ये बतावा जो ये गुणसूत्र ऐसे बंधा है, तो इसके पे कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा ना। एक सुतली ले लीजिए क्रोमोसोम की तरह जो थी, और उसको पानी पानी खूब घुमा दीजिए बाल्टी में, उसको डालिए उसमें, देखिए ढीला होने लगेगा वो सुतली, मतलब खुलने लगेगा ना। तो आरएनए प्रोटीन इतना तेज घूमता है कि ये थोड़ा सा ढीला हो जाता है, और ढीला होने के बाद ये प्रोसेस बंद हो जाता है। जीवन मतलब घूम के एक स्पीड रुक जाता है। उसके बाद आता है एस स्टेज। एस का मतलब होता है सिंथेसिस, और सिंथेसिस किसका? अब इसका डीएनए का सिंथेसिस। तो जब ये घूम के इसको तंग किए रहते हैं सब ना, तो ये गुणसूत्र कहता है रुका रुका तेज बन के, ये सब हमको घूम के तंग किया, अब हम इतना तेज घूमेंगे कि ये लोग तंग हो जाएंगे। ठीक, अब क्या करता है? ये गुणसूत्र घूमने लगता है, और ये दोनों शांत रहते हैं, मतलब लिक्विड जो होता है शांत रहता है आरएनए प्रोटीन का, और ये गुणसूत्र खूब तेजी से घूमते। अब ये बताओ, अब भाई पानी घुमा के तेजी से उसमें सुतली डाले तो सुतली ढीला होने लगी। अब सुतली को पानी में अगर घुमाओगे जोर जोर से, तो पानी के घूमने का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि सुतली ढीली हो जाएगी? बताओ। जो ये क्रोमोजोम, हाँ, ये जो क्रोमोजोम है जब ये घूमने लगता है इसी में पानी में, तो ये खुद ढीला होने लगता है और ढीला हो जाता है। तभी सोचता है नहीं 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 नहीं, वो 2 लोग हैं, उन लोगों से हम नहीं लड़ पाएंगे, अब हम रुक जाते हैं। आज यही रुकते हैं ना, तब तीसरा स्टेज चालू हो जाता है, गैप 2 स्टेज। मतलब ये तो गैप ले लिए, लेकिन अब फिर से आरएनए और प्रोटीन इतना तेजी से घूमते हैं कि जो क्रोमोसोम क्वाइल्ड होता है वो सब क्या हो जाता है? अनक्वाइल्ड। सब का सब क्रोमोसोम कैसा हो जाता है? सब खुल जाता है, एक दूसरे से अनक्वाइल्ड हो जाता है। इसीलिए जो केंद्रक था और इंटरफेज पहुंचने में जो बोले कि इंटर में पढ़ते हैं तो दिमाग खुल जाता है, दिमाग खुलता कैसे है? यही G1, S और G2 स्टेज के कारण। बात समझ में आई? G1 स्टेज में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, बहुत तेजी से घूमते हैं, तो डीएनए क्या होने लगता है? धीरे धीरे क्रोमोसोम पे होता है, वो खुलने लगता है। फिर क्रोमोसोम खुद मूवमेंट करता है आरएनए प्रोटीन के साथ, और क्रोमोसोम खुलने लगता है। फिर एक टाइम आता है कि वो रुकता है, और फिर आरएनए प्रोटीन तेजी से घूमते हैं, और पूरा का पूरा गुणसूत्र क्या हो जाता है? खुल जाता है। और ये सब जो प्रोसेस होता है ना भैया, इतना तेज होता है कि अब ये जब घूम गए तो प्रोफेज चालू होगा। प्रोफेज में बताया ना कि छोटा छोटा मोटा मोटा एडवांस दिखाई देने लगता है। देखो, तो इतना तेज घूम गया रहता है ना ये सब, कि अब जब ये रुकता है तो यही सब अब थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगते हैं, और ये टूट जाते हैं ना, पूरा टूट के छोटे छोटे हो जाते हैं, किसी किसी के साथ सहारा ले लेते हैं, और सहारा ले लेके क्या करते हैं? अपने आप को मजबूत बनाने लगते हैं। इसीलिए अगले फेज में वो सब दिखाई देने लगते हैं।
एक गुणसूत्र टूट के दूसरे से मिल गया, नया नया जीन उसके पे इसके पे आ गया, और ये प्रोफेज में दिखाई देने लगते हैं। अब प्रोफेज में इतना ही हुआ रहता है कि मेटाफेज चालू होता है। तो मेटाफेज में क्या होता है कि ये फंक्शन फिर सिंथेसिस का होता है। तो यहाँ पे इतना तेज प्रोसेस होता है अब कि ये क्रोमोसोम कमजोर हो गए रहते हैं और ये बॉन्डिंग दीवार को क्या कर देते हैं, सब तोड़ देते हैं। तो श्रेजल अभी बोली कि सर जी कौन सी तली में जाके बैठेगा, तो जहां पे ये है कोशिका के अंदर, जिस प्लेस पे, वो जब प्लेस टूटेगा, जब ये टूटेगा पूरा मेटाफेज में, ये टूट जाता है मेहमान वाले फेज में। और इक्विटोरियल बोले ना कि मेहमान आते हैं तो प्लेट बीच में रखा जाता है। तो जब मेटाफेज आता है ना, तो ये क्रोमोसोम ऐसे कुछ स्थित हो जाते हैं सब एक एक प्लेट में, क्योंकि ये जो जो इसके अंदर दीवार तो टूट गई और लिक्विड कभी बाहर नहीं जाना चाहता, और सब आके कहाँ आ जाते हैं, इसके सेंटरवा पे जुड़ जाते हैं। तो इतने दूर में ये पूरा क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। और ये कोई प्लेट नहीं होती है, यही द्रव्य ही होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि वहां पे एक आभासी प्लेट बनती है, उसी प्लेट को बोला जाता है इक्विटोरियल प्लेट। कहा कि अगर ये आभासी प्लेट पे, इक्विटोरियल प्लेट पे अगर ये गुणसूत्र ना रहता ना, नहीं चिपकता ना, तो सब इधर उधर चला जाता, कोशिका विभाजित होने के बाद नई कोशिका बन ही नहीं पाती। तो इसीलिए क्या करता है आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए बहुत अच्छा आदमी है, हमेशा डीएनए का साथ देता है, डीएनए को अगले जनरेशन में लेके जाता है। जेनेटिक मटेरियल नहीं है लेकिन काम पूरा करता है। और यहाँ पे क्या करता है, बाइंड करके गुणसूत्र को मेटाफेज में रखता है। अब यहाँ पे जब ये बाइंड हो जाते हैं सब, तो अभी भी एक प्रोसेस पूरा थोड़े हुआ रहता है, तब एनाफेज चालू हो जाता है। एनाफेज में यही होता है कि इसका ब्रेक डाउन हो जाता है न्यूक्लियस यहाँ से। जब ये आता है ना, तो नीचे वाला पोर्शन भारी हो जाता है, ऊपर वाला पोर्शन हल्का। तो देखो सब यहाँ पे ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे सब अलग अलग, मतलब ये बस एक मीडियम जुड़ा होता है इनके बीच में, सेंट्रोमियर नहीं है, बस देखो सब अलग अलग हो जाते हैं। और यहीं पे एक फाइबर बनता है, स्पिंडल फाइबर। इन स्पिंडल फाइबर जिसको बोलते हैं कि एनाफेज में अन्ना भाई सबसे जुड़ रहे हैं ना, देखो ये इससे भी जुड़ सकते हैं, इनका मन करेगा तो ये इससे भी जुड़ सकते हैं, और इनका मन करेगा तो ये इनसे भी जुड़ सकते हैं, इनका मन करेगा तो ये इनसे भी जुड़ सकते हैं। सेम प्रोसेस नीचे से भी है, ये किसी से भी जुड़ सकते हैं। और ये जब जुड़ते हैं ना, देखो तो ये यहीं से ऐसे घूम जाते हैं चपक, अब जिधर वजन पड़ता है, जिधर की क्रोमोसोम घूम जाते हैं, और जो क्रोमोसोम घूम गया और वो अपनी स्थिति को प्राप्त कर, ऐसे ही घूम के, ऐसे घूम के एक नया क्रोमोसोम का ये सब क्या कर लेते हैं, निर्माण कर देते हैं। और एक नया क्रोमोसोम वहीं पे क्या हो जाता है, टीलोफेज में बन जाता है। और जो ही बनता है ना, तो जब क्रोमोसोम बनेगा तो उसको रहने के लिए क्या चाहिए बताओ, केंद्रक। और केंद्रक का निर्माण होता है, केंद्रक द्रव्य आता है, और जब केंद्रक द्रव्य आ जाएगा, केंद्रक आ जाएगा, तो केंद्रक क्या बना लेगा, एक अपनी कोशिका बना लेता है। और यही प्रोसेस हमेशा देखो चलता रहता है शरीर। ये अगर ना चले तो शरीर का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो अब देखो और कुछ ज्यादा जानकारी मिला, अभी लिखोगे तो और ज्यादा जानकारी मिलेगा। क्या मिलेगा, जब लिखवाएंगे तो कहेंगे कि इंटरफेज कभी भी कब चालू होता है, टीलोफेज के बाद होता है कि नहीं, इंटरफेज टीलोफेज के बाद, और किससे पहले, प्रोफेज से पहले। और क्या इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली रहते हैं कि नहीं, तो रहते हैं भैया, इंटरफेज में केंद्रक है। फिर आता है प्रोफेज, प्रोफेज किसके बाद चालू होता है, इंटरफेज के बाद, किससे पहले, मेटाफेज से पहले। क्या इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली रहते हैं कि नहीं, तो भैया रहते हैं, अभी भी प्रोफेज में भी रहते हैं, और क्रोमोसोम छोटा छोटा मोटा मोटा दिखाई देने लगते हैं। फिर आते हैं मेटाफेज, तो मेटाफेज में क्या होता है, तो मेटाफेज में केंद्रक पूरा टूट जाता है, और क्रोमोसोम जो होते हैं वही लिक्विड में इक्विटोरियल प्लेट पे, आभासी प्लेट पे क्या हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। और केंद्रक केंद्रक द्रव्य क्या, केंद्रक क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। और उसके बाद एनाफेज में क्या हो जाता है, दोनों क्रोमेटिड्स टूट के अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, और जिसका मन वो क्या हो जाता है, उससे जुड़ जाता है। किसके द्वारा जुड़ता है, स्पिंडल फाइबर के द्वारा। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन के तार जैसे संरचना, उसी से क्या हो जाते हैं, सब जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद टीलोफेज में आते आते एक नए क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है, नई कोशिका बन जाती है, और फिर टीलोफेज के बाद तुरंत क्या प्रारंभ हो जाता है, इंटरफेज। ठीक, यही है माइटोसिस। बताओ कठिन है, एकदम आसान है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। अब तो तुमको याद भी हो गया क्या है, बस हम लिखने का बताएंगे कैसे लिखना है, आप लिख लोगे, एकदम तैयार है। चित्र थोड़ा सा अभी और डेवलप करके, अभी चित्र ऐसे नॉर्मल बनाए थे, चित्र बताएंगे कैसे बनाना है, क्या है वाकई, तो सब हो जाएगा। आज क्लास बहुत ओवर चला गया, बस यही वजह चल गया ना कि आधा पे से छोड़ देते तो भी तुम लोग को नहीं समझ में आता ना। ठीक है भाई, फीस सब लोग जमा करो यार, जिनको पढ़ना है, जो लोग माइक ऑन करते हैं या नहीं करते हैं, सबको बोल रहे हैं फीस जमा करिए, पढ़िए, आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं। बाकी जिनको नहीं जमा करना है, बस मेरा क्लास ऐसे ही करना है, तो वो भी भाई ये सीख के ही जाना है, क्या कर सकते हैं। फीस जमा कर दीजिए सब लोग। नितेश,
जब फीस मांगे थे तो सबसे पहले तुम ही बोले थे कि सर जी सबसे पहले मेरा जमा होगा। कल चलो हम भेज दे रहे हैं, हम भेज दिए, लड़कियां भी फीस जमा कर दी भैया। एक लड़की जमा की है बस अभी तक, सपना का फीस जमा है। लड़कों में जमा कर रहे हैं लड़के, लेकिन सब लोग कर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। पैसा देकर जमा कर दे तो तुम लोग का पढ़े में मन लगी यार। और पैसा नहीं जमा करोगे ना तो तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, सोचोगे ऑनलाइन है, ऐसा ही है वैसा ही है। और कुछ पहाड़ तो मांगे नहीं है, थोड़ा सा पैसा मांगे हैं बस। और भी मेहनत है। नहीं तो फीस जमा कर दीजिए भैया, पढ़िए अच्छे से ना। आप लोग पाएंगे तो हम और भी विषय आप लोग के लिए प्रयास करेंगे, लगवाएंगे, पढ़ाएंगे। या खुद हम तो खुद ही तुम लोग का साथ देते हैं यार। फीस उस जमा करके पढ़ो, फीस जमा करोगे तुम्हारा फायदा, तुम्हारा मन लगेगा। बाकी तुम लोग के पैसा से ना मेरा कुछ बढ़ेगा ना घटेगा। आप जमा कर, ठीक है। आप लोग पढ़िए, गुड नाइट। और नोट्स अभी जो मान लो कुछ भेजते हैं तो उसको पूरा करके भेजा करो ग्रुप में, जिससे आप मेरे नजर में आएंगे। अगर टीचर के नजर में अच्छे हो जाएंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे पढ़ने में। मिलते हैं अगले एपिसोड में ना प्रज्ञा। और अपने ग्रुप में लड़कियों को सिखा दो, बोला करें, बोलना कितना जरूरी है तुमको समझा दो तो एक दिन। सर जी कैसे समझाए हैं, बोलना चाहिए, क्यों क्यों नहीं बोलती हैं सब। सी यू।